नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दिवाली के मौके पे ये जानना ज़रूरी है कि सोने में जिस तरीके की चाल बन रही है, क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी? रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए सोने चांदी, और जिनको खरीदना था बस हो गई मिस, या फिर आने वाले समय के लिए मौका मिलेगा सोने में और चांदी में खरीदारी करने का? आउटलुक क्या है, इन तमाम मुद्दों को डिकोड करेंगे। और मेरे साथ अजय केडिया जी, केडिया कमोडिटी के एमडी इसमें मौजूद हैं। अजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हैप्पी दिवाली सर। नमस्कार। और आपको, आप सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। अजय जी, लेकिन महंगी हो गई है दिवाली लग रहा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तरों पर से, तो मौका ही नहीं मिल रहा खरीदारी करने का। अच्छा, ये बात भी है कि आप 18% चढ़ गया क्या गोल्ड 2023 में? देखते देखते तो शेयर बाजार से भी ज्यादा तेजी से चल रहा है। क्या फैक्टर्स हैं जो 2023 में दिवाली तो दिवाली गोल्ड को इतना आकर्षक बना गए? देखिए, अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इंडिया में किसी को परचेज करना है तो सिखाना नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया में हम गोल्ड को कंज्यूम करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले, अगर आप 5-7 सालों में, 10 सालों का डेटा देखेंगे तो गोल्ड एक तरह का एक एसेट क्लास बन चुका है। इन्वेस्टमेंट एक, हम बोल सकते हैं, टूल बन चुका है। बिकॉज जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि डबल डिजिट रिटर्न होना चाहिए, तो गोल्ड दे ही रहा है। इन्फ्लेशन हेज रहे तो बहुत ही बढ़िया, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी है ही। साथ में हम देख रहे हैं कि अभी जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के अंदर जो नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उसकी वजह से लोगों का चार्म या लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो गोल्ड में बढ़ रहे हैं। अब हम अगर एनवायरमेंट की बात करें तो आप ये देखिए, जब भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न होता है तो इक्विटी नेगेटिव रिटर्न देती है, इक्विटी में फॉल आता है, जो हमने देखा भी है। लेकिन ऐसे टाइम पे सोना आउट परफॉर्म करता है। करेंसी अगर आप देखते हैं तो कोविड के बाद से ही सभी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड रिजर्व्स सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए। पिछले साल हमने रिकॉर्ड सेंट्रल बैंक की बाइंग गोल्ड में आती हुई देखी। इस साल भी अगर देखें तो लगभग 800 टन के आसपास का एड ऑन हुआ है। तो जियो पॉलिटिकल टर्मिनल होता है, या रिसेंटली हमने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हुए देखे, उसके बावजूद भी गोल्ड खड़े रह गए। लेकिन आगे जाकर हमें लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कटौती होगी तो भी गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, रिसेशन के तौर पे, इन्फ्लेशन के तौर पे, हर एंगल से देखें तो अभी गोल्ड मुझे काफी अट्रैक्टिव लगता है। रिजल्ट हमने पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड को, इक्विटी को भी बीट करते हुए देखा है। नो डाउट, मैं ये नहीं बोलता हूँ सारा पैसा उठा के हमें गोल्ड में डाल देना चाहिए। एक डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है अगर पोर्टफोलियो में अगर हम 18-20% का भी डिप्लॉयमेंट अगर बुलियन में या सोने में करें, तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स काफी बेहतरीन बन सकते हैं। और अभी भी मुझे लगता है जो करंट एनवायरनमेंट भी है वो सोने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। और अगला नेक्स्ट ईयर की भी अगर हम बात करें तो डबल डिजिट रिटर्न देने का ताकत सक्षम रखता है सोना। तो सर, ये सारे फैक्टर्स तो अभी 2023 में निकल गए, लेकिन 2024 का आउटलुक क्या है सोने पे? क्या सस्ता मिलेगा? क्योंकि इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ होगी, ऐसा आरबीआई कह रही है। और गोल्ड एक हेज माना जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। तो अगर इन्फ्लेशन कम हुई तो सोने की कीमतें क्या घटेंगी? थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा सर, नहीं तो ऐसे रिकॉर्ड तौर पर खरीदना बहुत महंगा होता है। और उसी के चलते किसी के हाथ नहीं आ रहा, वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर सस्ता हुआ तब लोग खरीद लेंगे। बिल्कुल अजीत जी, अगर हम बात करें तो उम्मीद तो सबको यही रहती है कि सोना हमें सस्ता मिले। लेकिन जब सस्ता होता है तो और सस्ते की इच्छा होने लग जाती है। तो मुझे लगता है कि जैसे हमने अक्टूबर मंथ में भी देखा था कि सोने में एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, बट अचानक से ही हमने जियो पॉलिटिकल कंसर्न जैसे इसराइल और हमास के बीच में देखा वो प्राइस लेवल। आपको पहले ये समझना पड़ेगा, खाली इन्फ्लेशन ही ऐसी एक फैक्टर नहीं है जो गोल्ड को सपोर्ट करे। इसके अलावा भी हम काफी फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट करते हैं, जो फेवरेबल है। नो डाउट, इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली आरबीआई का स्टेटमेंट मायने रखता है। बट इसके अलावा भी अगर आप यूरोप में, यूएस में, बाकी कंट्रीज में देखेंगे तो अभी भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। 1970 के दशक में भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कूल ऑफ करने में 3 से 4 साल लग गए थे। तो मुझे लगता है अभी भी जैसे फेड के जो स्टेटमेंट्स आए थे उन्होंने भी क्लियर कट कहा है कि इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है 2% का, वो जल्द तो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इट विल टेक अनदर कपल ऑफ ईयर्स। तो पहला मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कंटिन्यू हमारे साथ ही रहेगा, उसका एक सपोर्ट मिलेगा। बट उसके अलावा भी सोने को काफी चीजें सपोर्ट करती है, फॉर एग्जांपल डॉलर इंडेक्स। तो अगर आप डॉलर में देखेंगे तो एक तरह का डी डॉलराइजेशन चल रहा है। हम देखते थे पहले कोई भी ग्लोबल इकोनॉमी में ट्रेड होता था तो डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में आज भी देखी जाती है। बट हमने पिछले 2 साल में देखा कि इंडिया और ईरान, इनके बीच में हम रूपी का ट्रेड देख रहे हैं। चाइना है, युआन के पीछे है। या अभी रशियन जो कंसर्न्स हमने पिछले साल देखा था, उसमें वॉस्ट्रो अकाउंट क्रिएट करके रशिया आज सब जगह पे अच्छे से ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन हो रहा है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम जो अगस्त मंथ की मीट की बात करें तो ब्रिक्स की जब बैठक हुई थी वहां पे बात निकली थी कि हमें गोल्ड डोमिनेटेड
एक करेंसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की इंपॉर्टेंस वहां पे भी दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम जियो पॉलिटिकल के साथ निकले तो सेंट्रल बैंक की जो पिछले साल की जो बाइंग थी वो रिकॉर्ड स्तर पे, पिछले 10 साल में आज तक कभी हमने ऐसी बाइंग आती हुई नहीं देखी है। इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो काफी ओवर वैल्यूड है एज ऑफ नाउ। तो कहीं ना कहीं गोल्ड को खाली इन्फ्लेशन के अलावा भी जो काफी फैक्टर्स है वो सपोर्ट कर रहा है। ईटीएफ में अगर आप देखेंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। इंडिया में सीआईटी की रिपोर्ट के अनुसार 35 लाख शादियां है, और आप जानते हैं कि हर शादी में सोने का एक इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इंडियन मार्केट में भी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है तो लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ ज्यादा बढ़ा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है 2023-24 की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स है ये कंटिन्यू गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कंजर्वेटिवली 2200 से 2250 का जो जोन है वहां पर दिख जाएगा। बट डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिजिकल डिमांड भी है, रुपए में गिरावट कंटिन्यू बढ़ते हुए दिखाई देगी जो गोल्ड को अपलिफ्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम कंजर्वेटिवली 68,000 तक का भी लेवल देख ले, मतलब अभी लगभग 60,000 के करीब है भाव, तो अभी भी मुझे लगता है कि कम से कम 8,000 रुपए की तेजी जो लगभग अगर आप देखें तो 12-13% तो बैर मिनिमम है। और लड़ाई या ऐसे कुछ इवेंट्स और ज्यादा बढ़ते हैं तो मुझे लगता है 70,000 का भी लेवल गोल्ड दिखा देगा। तो कुल मिला के आई एम वेरी मच बुलिश कि अगले दिवाली तक की अगर हम बात करें तो 68 से 70,000 के बीच में हमको सोना आता हुआ दिखाई दे सकता है। सर देश की सारी महिलाएं आपसे नाराज हो जाएंगी, आप 70,000 सोना बोल रहे हो। सर आप ये देखिए इंडिया में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट के अनुसार करीबन मिनिमम अभी तो रिवाइज होकर बढ़े भी है, 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है। आप घरों में देखिए सोना पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू बढ़ी तो वो कितनी दुआएं देंगे। और लिटरली देखिए सोना धीरे धीरे अपना जो एज ए हम डेट इन्वेस्टमेंट मानते थे वो अब एक्टिव होने लग गया है। हम एज ए कोलेटरल भी यूज कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। जैसे गोल्ड बॉन्ड की एग्जांपल बात कर लेते हैं हम लोग, तो वहां पे 2.5% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो चीजें चेंज हो रही है। तो पहले हम सोचते थे गोल्ड एक डेट इन्वेस्टमेंट है, वैसा नहीं रहा है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट रहा है, डबल डिजिट रिटर्न दे रहे हैं, इजीली हम लोग एंट्री एग्जिट कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज गोल्ड ने चेंज की है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान गोल्ड में ज्यादा बढ़ रहा है। और हमने कहा भी है इंडिया सोने की चिड़िया है, तो हम बता ही रहे हैं कि 2500 टन अगर सोना 25,000 टन, सॉरी माफ कीजिए, तो अगर ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जो बताया है अभी तो बढ़कर 28,000 भी बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन तो बढ़ेगा ही घर में जो सोना पड़ा है। सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इंडिया में डिमांड है, इंडिया में जो कंजम्पशन है गोल्ड की वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, चाइना में भी तो होती है ना। वहाँ पर इस समय हर कंट्री के सेंट्रल बैंक चाहते हैं गोल्ड खरीदते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो बोल रहा हूँ लास्ट ईयर अगर हम सेंट्रल बैंक के डेटा देखें तो वन ऑफ द रिकॉर्ड बाइंग हुई है पिछले 10 सालों में। क्योंकि उसका एक कारण ये भी है कि सारी करेंसी से वो डिवैल्यू हो रही है कहीं ना कहीं। इंडियन रुपी में अगर देखें तो नो डाउट आरबीआई ने बहुत अच्छा रोल एक्टिवली प्ले किया है। तो हम 83-50 के बीच में कंसोलिडेट हो रहे हैं। जबकि आप चाहे नियर बाय अपने पाकिस्तान की बात कर लीजिए, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इवन युवान की बात कर लीजिए, सारी करेंसी बहुत बुरी तरह से डेप्रिशिएट हो रही है। तो ऐसे टाइम पे गोल्ड में सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बढ़ जाती है। और जिस ढंग से रशिया में हमने देखा डॉलर में बेचा, डॉलर से निकले हैं वो लोग, तो कहीं ना कहीं एक रिजर्व पिछले 4 साल से रशिया अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है, तुर्की बढ़ा रहा है। तो आई थिंक सेंट्रल बैंक भी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है। अच्छा फिर चांदी पे क्या किया जाए सर? यहाँ पर तो इंडस्ट्रियल डिमांड आपको लगता है अभी और स्ट्रांग होगी 2024 में, या फिर एक स्टैग्नेशन पीरियड है? कोविड के बाद से देख रहे हैं इंडस्ट्रियल डिमांड तो स्ट्रांग है, दैट इज फॉर श्योर, लेकिन अभी रिसेशनरी फियर्स हैं, युद्ध का खतरा, ऐसे में इंडस्ट्रियल डिमांड क्या स्ट्रांग होगी? और चांदी पे आपका आउटलुक? देखिए चांदी एक ड्वेल मेटल है क्योंकि इसमें बुलियन की भी प्रॉपर्टी है तो बेस मेटल की भी प्रॉपर्टी है। और मुझे लगता है पूरे ही अगर हम मेटल इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे सस्ती आइटम आज के डेट में चांदी है। आज आप कॉपर को देखिए, कोविड के समय में, कोविड से पहले 350 350 के भाव में कॉपर हुआ करता था। आज कॉपर का भाव 750, ये 700 के ऊपर चल रहा है। कोई भी मेटल उठा लीजिए पिछले 3-4 साल में बढ़ा है। जबकि अगर हम चांदी की बात करें तो पिछले 10 सालों के अंदर हमने 72-75 हजार के ऊपर मार्केट को सस्टेन होते हुए नहीं देखा। देखिए पिछले साल भी मैंने कहा था कि चांदी में एक निवेश करना अच्छा मौका मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। चांदी पिछले दिवाली पे 53,000 का भाव था। हमारा एक्सपेक्टेशन नो डाउट 85,000 कंजर्वेटिवली और 90,000 तक का लेवल हमने रखा था कि ये दिवाली तक मिल जाए। बट हमने हाई में 78,000 का लेवल होते हुए देखा। बीच बीच में गिरावट जरूर आती है, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक तो माइंस की जो आउटपुट है यानी सप्लाई साइड कंसर्न है वो बढ़ रही है। क्योंकि पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में 2011 में $50 देखा था, तो आज $25 भी नहीं है चांदी। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट हमने 2011 में एक बार 75,000 देखा था, तो आज भी लगभग हम 72,000
71,000 के आसपास ही है। तो पहला चीज है सप्लाई कम हो रही है। दूसरी 10-12 साल 15 साल पहले चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत लिमिटेड हुआ करता था, बट अभी आप देखो फोटोवोल्टिक प्लस 5G प्लस अगर हम ईवीज के अंदर सभी जगह पे इसके कंजम्पशन बढ़ने चालू हो चुके हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये भी है, दूसरा ईटीएफ इंडिया में लास्ट ईयर भी हमने देखा ईटीएफ लॉन्च हुआ है, तो लोगों में जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे चांदी को पसंद की जाती है। और एक चीज और भी है, जब भी सोना महंगा होता है तो आज आप देख रहे हो कि सिल्वर इन ज्वेलरी इसकी चलन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये सारे फैक्टर है। इसको एक अगर हम बैरोमीटर पे देखें तो एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें इंडिकेट करते हैं कि गोल्ड चांदी या गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड चांदी के मुकाबले महंगा है कि सस्ता। तो पिछले अगर हम 12-15 साल का हाई और लो देखें तो ये रेशियो नीचे में 30 तक आ चुकी है, जो हमने 2011 अप्रैल में देखा था जब चांदी ने 75,000 के ऊपर का स्पाइक किया था। और ऊपर में हमने 128 का रेशियो बनते हुए देखा कोविड के समय, जब कंसर्न्स अनसर्टेनिटी होती तो सोना महंगा हो जाता है, चांदी में कमी आ जाती, तो हमने ये रेशियो 128 देखा है। अगर इसका एवरेज भी निकाल के आप हिस्टोरिकल देखोगे तो 62-65 के आसपास का एवरेज बनता है। इस वक्त ये रेशियो 85-86 के करीब ट्रेड कर रही है। पिछले 6-8 महीने से हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर ये रेशियो जा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं रेशियो में दबाव आ रहा है। और जब भी ये रेशियो में दबाव आता है इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी आउट परफॉर्म करेगी। पिछले एक साल के अंदर सोने ने तो डेफिनेटली 18% का रिटर्न दिया है, बट चांदी ने 23 से 24% के लगभग का रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, हाँ नो डाउट अभी हमने रिसेंटली चाइना के मैन्युफैक्चरिंग नंबर खराब आते हुए देखिए, बट वो चीज हो चुकी है। अब धीरे धीरे जो सेंट्रल बैंक स्टेप्स ले, जैसे अभी आपने कहा आरबीआई ने भी बहुत स्टेप अच्छे लिए, फेड ले रहा है, बैंक ऑफ चाइना ले रहा है, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ले रहा है, तो ये जितने भी स्टेप लेंगे ये इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा और इंडस्ट्री का कंजम्पशन बढ़ेगा तो चांदी को बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो मेरा मानना है अगले एक साल की अगर बात करें तो चांदी करीबन मिनिमम आप देखिए 35% के आसपास का गेन दे सकता है। तो फैक्टर्स तो हमने देखे कि सप्लाई साइड कंसर्न है, डिमांड साइड इंप्रूवमेंट हो रहा है, रेशियो में अगर फॉल आता है तो चांदी आउट परफॉर्म कर दे। और वैल्यू टर्म की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कंजर्वेटिवली हम 95,000 तक का लेवल, और चांदी चंचल है, वॉलिटिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो इंटरनेशनल में $32 और हमारे इधर लाख रुपए की भी लेवल अगर टच कर जाए चांदी अगले दिवाली तक, अगले एक साल की बात करें तो कोई बड़ी है। बट बहुत बार होता है अरे सर लाख नहीं मारा, ये तो 95 ही मारा, बट कुल मिलाकर मैं मान के चलता हूँ 35% के आसपास का रिटर्न करंट भाव से भी देने की ताकत रखती है चांदी एज कम्पेयर टू गोल्ड। तो मेरा भी प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं ऐसा नहीं कि मैं गोल्ड को छोड़ दूंगा, मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड भी रखूंगा, बट जो मेरा रेशियो रहेगा वो 70-30 का रहेगा, मतलब 70% मेरा निवेश जो रहेगा वो चांदी में रहेगा और 30% मैं गोल्ड में करूंगा। तो एज कम्पेयर टू गोल्ड मुझे चांदी ज्यादा आउट परफॉर्मिंग लग रही है और कुल मिला के सारे फैक्टर्स चांदी के लिए काफी फेवरेबल है। आखिरी सवाल सर, चुनाव नज़दीक हैं तो ऐसे मूड माहौल में कमोडिटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आता है, स्पेसिफिकली प्रेशियस मेटल्स पे क्या असर देखते हो आप? प्री इलेक्शंस और पोस्ट इलेक्शंस हिस्ट्री क्या बताती है, कैसे परफॉर्म करते हैं सोना चांदी? देखिए अगर हम पर्टिकुलरली इलेक्शन को लेकर देखते हैं तो जनरली देखते हैं तो ये ऐसा इवेंट है और गोल्ड सिल्वर ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करता है ज्यादा, तो हम लोग ऐसा देखते हैं तो वैसे कोई कोरिलेशन दिखता नहीं। बट अगर हम फिर भी अगर देखें तो जनरली हम देखते हैं इलेक्शन के समय में एक अनसर्टेनिटी जरूर रहती है। नो डाउट गवर्नमेंट अच्छी है, सब चीज अपनी फेवर में, बट जनरली हम देखते हैं कि एक इक्विटी मार्केट को अनसर्टेनिटी इम्पैक्ट देती है इलेक्शन के टाइम पे, और जब भी अनसर्टेनिटी आती है तो इक्विटी मार्केट में करेक्शन देखने लग जाता है और उसी का बेनिफिट हम सोने चांदी में देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का पीरियड रहेगा 2024, चाहे हम वेदर के हिसाब से जैसे सुपर एलनीनो की बातें हो रही है, सूखा पड़ेगा, चाहे इलेक्शन का पीरियड हो, चाहे अभी भी जियो पॉलिटिकल कंसर्न, तो ये सभी फैक्टर मुझे लगता है सपोर्टिंग रहेगा गोल्ड और सिल्वर के लिए। पर्टिकुलरली इलेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में है तो डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि सोना इसी का भी एक बेनिफिट लेता हुआ, जो मैंने अभी टारगेट्स बताए हैं कि 68,000 तक का लेवल है, वो आराम से दिखा था, क्योंकि जब अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड में डेफिनेटली बाइंग आती है। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं,
ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।